हेलो बच्चों। तो जेई एडवांस का पेपर 1 आपने देख ही लिया होगा। हम पेपर 2 में ये मैथमेटिक्स वाला सेगमेंट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और आपको पता है पेपर कैसा रहा। जो अभी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरा एक ये सजेशन है कि अच्छे से आप इस पेपर को एनालाइज करो और देखो कि मैथमेटिक्स से आप कर सकते हो। एडवांस के खौफ की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। अभी अपन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको और अच्छे से पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन है। आप अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें, थोड़े कंसेप्ट अच्छे रखें, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, तो आप आराम से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो एक एक अपन देखते हैं क्वेश्चन। जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, मैथमेटिक्स वाला सेगमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करनी है हमें, और tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 और cos इनवर्स 2/√5 ये हमें दिया हुआ है। और इसकी वैल्यू बतानी है। हमारे सामने चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आईटीएफ जिस बच्चे ने बेसिक्स भी पढ़ा है वो सारे बच्चे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान। तो कैसे करेंगे अपन, देखो इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अल्फा और इसको मैंने मान लिया बीटा। तो हमारे पास ये बन गया tan ऑफ अल्फा माइनस 2 बीटा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ tan a-b का। tan a-b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये tan अल्फा माइनस tan 2 बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। क्लियर। बस हमें tan अल्फा और tan 2 बीटा की वैल्यू रखनी है। वो रखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको अल्फा माना था, तो बताओ अल्फा इक्वल्स टू क्या माना हमने, साइन इनवर्स 3/5। मैं दोनों तरफ साइन लूं, साइन लूंगा दोनों तरफ, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स तो 3/5 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को मिलेगा साइन अल्फा 3/5। तो अब अगर हम बहुत बेसिक से 9th-10th के कंसेप्ट पे जाएं, तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमें चाहिए इससे tan अल्फा। तो बताओ tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो वो आ गया मेरे पास 3/4 आ गया। तो tan अल्फा की वैल्यू तो मुझे मिल गई 3/4। अब मुझे चाहिए tan 2 बीटा। tan 2 बीटा मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए देखो हमें क्या पता है, हमें पता है cos बीटा इक्वल्स टू 2/√5। इसको अपन ने बीटा माना था, तो यहाँ से cos बीटा आ जाएगा 2/√5। अब cos क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और हमें चाहिए tan बीटा। पहले tan बीटा निकाल लेते, tan बीटा से tan 2 बीटा निकाल लेंगे, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा। तो यहाँ से tan बीटा बताओ परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा 1, और इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर वो हमारा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा 2, तो ये tan बीटा, ये tan अल्फा। tan बीटा से हम tan 2 बीटा निकाल दें, तो tan 2 बीटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं, कितना होगा हमारे पास 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan² बीटा। 2 tan बीटा की वैल्यू देखें तो ये 1, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan² बीटा 1/4। 1 माइनस 1/4 हो जाएगा 3/4, और ये लिखेंगे हम तो ये आ जाएगा 4/3। tan 2 बीटा पता है हमें, tan अल्फा पता है, दोनों की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये 3/4 माइनस 4/3, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3/4 इंटू 4/3। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2, और एलसीएम लेंगे तो ये 9 माइनस 16, तो ये आ जाएगा -7/24। -7/24, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये हर बच्चे से बनना चाहिए था। मैं स्पेशली उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो बच्चे अब एग्जाम देने वाले हैं और जिनको अब इन पेपर्स को देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आए। ये आपसे बन जाता है आराम से अगर आपने पढ़ा है तो चैप्टर। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व का दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स वाई रियल दे रखे, एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 12 माइनस 2x, और फिर ये एक लाइन का अपर पार्ट या डाउन पार्ट दे रखा है। तो सबसे पहले अपन इनको प्लॉट करते हैं। ये इनइक्वलिटी जो है इसको इक्वलिटी में बनाओ, फिर अपन देखते हैं कैसा बनता है। ठीक, यहाँ पे ये मेरे पास है वाई एक्सिस, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अब यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर लेस देन 4x है, इसका मतलब या तो इसके अंदर का पार्ट होगा या इसके बाहर का पार्ट। हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है यहाँ पे 1,0,
1,0 इसमें रखो, x की जगह 1 रखो, y की जगह 0 रखो, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इस पैराबोला का ये वाला पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ऐसे एरो से इस पैराबोला के अंदर की बात हो रही है, ठीक। x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब ना इस पोर्शन में बात करेंगे ना इस पोर्शन में बात करेंगे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे, ठीक। अब हम इस पे चलते हैं। इस पे अगर अपन चले तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू -2 और ये x -6 है। अगर हम देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax टाइप का है, जिसका जो वर्टेक्स है 6,0, तो 6,0 वर्टेक्स यहाँ आएगा और यहां से फिर ये पैराबोला बनेगा, ठीक। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा 6,0। अब वही वाली बात है कि इस पैराबोला के अंदर वाला पार्ट या इसके बाहर वाला पार्ट, तो सब सिंपल सा है, आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, आप तो पॉइंट रख लो इसमें। ये वाला पॉइंट रखो ओरिजिन 0,0, एक्स की जगह 0 रखोगे ये आएगा 12, और वाई की जगह 0 रखो तो 12 ग्रेटर देन 0, मतलब ओरिजिन ये वाला पार्ट, इसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला पार्ट, इसके अंदर वाला पार्ट। अब हमें इस इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, इसको निकालने के लिए हम इसको और इसको आपस में सोल्व करेंगे। तो 4x इक्वल्स टू -2x और +12, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं यहाँ रख देता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-2√2, तो ये पॉइंट हो गया +2√2, और इसी के नीचे x कोऑर्डिनेट 2, सिमेट्री से आप देख सकते हो यहाँ पे आराम से, x कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2√2, ठीक है, हमें पता चल गया। अब हम इसकी बात करते हैं, इस लाइन को अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ये लाइन कहाँ से पास हो रही है। जैसे मैं x0 रख रहा हूँ इसमें, तो y क्या मिलेगा मुझे, y0 रख रहा हूँ मैं, तो x क्या मिलेगा मुझे 5, ठीक। मैं इस पॉइंट के रेफरेंस में ऐसे जाएगी लाइन कि ऐसे जाएगी या इस पॉइंट से पास होगी, वो हमें चेक करना पड़ेगा। जिस भाई ऐसे लाइन जाएगी तो उस हिसाब से हम एरिया निकालेंगे, ऐसे लाइन जाएगी उस हिसाब से एरिया निकालेंगे। तो पहले अपन इस पॉइंट का रेफरेंस ले लेते हैं, पहले मैं पॉइंट रख के देखता हूँ इस लाइन में, ये √8x + 3y इक्वल्स टू 5√8, x की जगह मैंने क्या रखा 2, तो ये हो जाएगा √8, मतलब 2√2 इंटू 2 प्लस 3 y की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 2√2, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 6√2, और ये कितना हो जाएगा 10√2। तो आप देख सकते हो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाली जो लाइन है ऐसे पास हो रही है, और x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, y0 रखेंगे 5 पे कट करेगी, मतलब इस पॉइंट से पास हो रही। तो बेसिकली ये लाइन ऐसे को जा रही है, हमने रफ आइडिया लिया है। अब बात ये कि लेस देन है, तो इस लाइन के नीचे वाला पार्ट लें कि इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट लें, तो सबसे सिंपल सा ओरिजिन देख लो आप, तो ओरिजिन उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन है जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम देखते हैं हमें कौन सा एरिया चाहिए इस पैरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन दोनों से हमें पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एरिया चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए इस पैराबोला के अंदर, इस पैराबोला के अंदर और इस लाइन के नीचे। तो ओवरऑल जो हमारा एरिया आता है ना, ये वाला एरिया आ रहा है, हमें ये फाइंड कर, ठीक। बहुत सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा। अब इसके मैं दो पार्ट कर देता हूँ, एक तो ये पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सा पॉइंट हो गया 2 हो गया, आप देख सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये लाइन क्या वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 5। तो अब इस एरिया निकालने के लिए हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं, एरिया 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक है यहाँ पे, ओके। अब ये कौन सा है, ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू √4x, dx पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वाला तो पोर्शन नीचे और हमें ऊपर वाला पोर्शन ही चाहिए, ठीक। प्लस अब हम इस एरिया की बात करें तो इस एरिया में हम इंटीग्रेशन में जाएंगे ही नहीं, ये वाला एरिया अगर हम देखें तो इसमें इंटीग्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका बेस बताओ, इसका बेस 3 है, हाइट बताओ, हाइट क्या है 2√2 है, ये कितना हो जाएगा 1/2 बेस, बेस है मेरे पास 3 और हाइट कितना है 2√2। तो आई थिंक इसमें अब मेरे को कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है आगे, ये कितना आ गया 2, ये √x है, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴ और नीचे आ जाएगा 3/2, तो ऊपर जाके 4/3 और ये 0 से 2 है, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 3√2। सिंपल सी कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। अब मैं जैसे यहाँ 2 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2√2, तो 8√2, ये आ जाएगा मेरे पास 8√2/3 + 3√2। अगर मैं एलसीएम लूँ तो 9 और 8 हो गया 17, तो ये आ गया 17√2/3, ये हमारा एरिया आ गया।
17√2/3 आ गया। ठीक, अब एरिया को क्या बोल रखा है, अल्फा√2 दे रखा है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है, मतलब ये किसके इक्वल है, अल्फा√2 के इक्वल है। तो √2 से √2 कैंसिल आउट और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 17/3। 17/3 देखें तो इसमें भी बी ही ऑप्शन है। तो आप देख रहे हो ये भी कोई, इसमें भी कोई जो एडवांस का एक्स फैक्टर होता है ना वो नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से अपने को एरिया पहचानना, इंटीग्रेशन भी बहुत आसान सा बन रहा है। तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा या एक्स फैक्टर नहीं है जो एडवांस की कुछ क्वेश्चंस में होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये तो कल जो कुछ मेमोरी बेस्ड डिस्कशन हुआ था उसमें भी कुछ क्वेश्चन आए थे ऐसे, और ये ओरिजिनल जो पेपर है उसमें भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिमिट की वैल्यू दे रखी है हमें e⁻6 और हमें के निकालना है, के बीच में यहाँ कहीं ये रहा के। ठीक है, के कोई रियल नंबर है, ओके, और ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले हम लिमिट का इनडिटरमिनेंट फॉर्म पहचानते हैं। इनडिटरमिनेंट फॉर्म पहचानेंगे, ये जीरो रखेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या है 0, cos 0 1, ये भी 0। तो एक्चुअल में ये बन रहा है 1⁻∞ फॉर्म बन रहा है। 1⁻∞ फॉर्म में आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं। 1⁻∞ फॉर्म में मैं थोड़ा सा अगर फॉर्मूला लिखूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x)(gx), अगर ये 1⁻∞ फॉर्म बन रहा है तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, डायरेक्ट फॉर्मूला ये पढ़ते हैं और 2-3 स्टेप में ये फॉर्मूला भी आ जाता है। तो ये e⁻gx आगे आ जाएगा इनटू f(x)-1। ओके, तो चलो अब हम देखें यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो एक या दो स्टेप में आपका क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस e की पावर, ये 2/x आगे आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा साइन ऑफ साइन के एक्स, और ये आ जाएगा cos x, ये प्लस एक्स और -1 और इक्वल्स टू e⁻6। ठीक है, अब अगर अपन इसको सोल्व करें तो e⁻2 को मैं बाहर रख लेता हूँ, ये साइन ऑफ साइन के एक्स और नीचे आ गया इसके x। ठीक है, x बाद में लिखते हैं, पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन के अंदर ये 0 बन रहा है तो मैं साइन के x ले आता हूँ, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। साइन 0/0 दोनों जगह सेम है, यहाँ पे इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा साइन के x। अब साइन के x को देखना है तो इनटू के x कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा के x और ये x एक बाहर से आया है, ये x। ठीक, और इस x से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये देखो मैं अगर माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे आ गया x और इक्वल्स टू e⁻6। सिंपल सी कैलकुलेशन। ठीक, यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, ये कैंसिल आउट हो गया, k बच गया। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, मैं x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो ये स्टैंडर्ड लिमिट बनती है 1/2 इंटू, अगर मैं यहाँ रखूंगा लिमिट तो ये हो गया पोर्शन 0। तो ओवरऑल e⁻2, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है k और +1, ये k +1 इक्वल्स टू e⁻6। तो यहाँ से अपन पावर कंपेयर करेंगे तो k +1 आ गया मेरे पास 3, मतलब k की वैल्यू आ गई 2। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान आपके पास आए, और अच्छी बात क्या है कि शुरुआत में ही आ गई है। ये कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत अच्छा रहता है अगर जिन बच्चों ने पेपर दिया उनके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा ये भी बहुत आराम से कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन है जो आर से आर में डिफाइन है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए ये है, एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए ये वाला पार्ट दिया हुआ आपको। ओके, अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हमें ये देखना है। ओके, अब सबसे पहले अपन देखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल, और एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। मतलब बेसिकली इसके सॉल्यूशन की बात करनी है, तो इसके सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें, x 0 है तब तो ये 0 है, तो 0 तो इसका एक सॉल्यूशन है। लेकिन मेन पोर्शन है ना इस पे, तो मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स को 0 करता हूँ। एफ एक्स को 0 करूँगा तो यहाँ से मेरे को मिलेगा x² इंटू साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और ये कब कर रहे हैं, जब x नॉट इक्वल्स टू 0, तो मतलब यहाँ पे x 0 नहीं ले रहे हैं, तो बेसिकली मेरे को मिल जाएगा साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और हमें सबको पता है साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा 0 होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई पे। तो यहाँ से पाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n पाई। तो अगर हम देखें
ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 1/n, और हम जानते हैं n यहाँ इंटीजर है। अब इंटीजर ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/√n प्लस माइनस दोनों अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें x मिल गया, ये हमें x मिल गया जहां पे n क्या इंटीजर, और इंटीजर भी कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला दिख रहा है साफ साफ हमें। ठीक है, तो मतलब जो हमारे सॉल्यूशन आएंगे ना वो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके के आएंगे, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√1 जो कि 1 ही होता है, प्लस माइनस 1/√2, इस तरीके के सॉल्यूशन आ रहे हैं। और आप जैसे जैसे देखोगे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो ये सॉल्यूशन है ना सारे जीरो की तरफ जा रहे हैं, जीरो की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं ये सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ये बोल रहे हैं कि हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इज दिस इंटरवल। हमारा सॉल्यूशन आया क्या, हमारा x क्या आया 1/√n, मैं चलो पॉजिटिव लेता हूँ। ये बोल रहा है कि आपका जो सॉल्यूशन है ना वो इस इंटरवल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब 1/√n किसके बीच में आना चाहिए, 1/10 से लेकर 0 के बीच में, इसके बीच में सॉरी इनफाइनाइट के बीच में, इनफाइनाइट के बीच में आना चाहिए। ओके, अब मेरे को n निकालना, देखता हूँ मैं n कितने आते हैं, जितने n आएंगे उस हिसाब से हम आंसर करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, तो ये √n ये हो गया 0, और ये क्या आ जाएगा 0 इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 10⁻10। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, इनफाइनाइट 0 बन गया, ये ऊपर चला जाएगा। बहुत सिंपल से बेसिक सी इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज होती है। n ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 10⁻20। अब आपको पता है इस इंटरवल में कितने, मतलब n तो इंटीजर है, ये भी ध्यान में रखना, इस इंटरवल में कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, फाइनाइट आ रहे हैं, इनफाइनाइट तो नहीं आ रही। जैसे 1 2 3 4 5 n की वैल्यू अगर अपन लेंगे, n की वैल्यू लेंगे तो कितनी आ रही है, फाइनाइट। n की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, इसका मतलब x भी फाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे, fx हैज नो सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल। तो एक एक ऑप्शन को चेक करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ इसको, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ से इन चीज़ों को मिटा देता हूँ। ये तो हमने देख ही लिया कि पहला तो ऑप्शन इसका नहीं होगा। ठीक, हमने x निकाला, क्या हमारे पास x आया था प्लस माइनस 1/√n। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये बोल रहे हैं इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो अभी देख लेते हैं 1/√n ग्रेटर देन 1/पाई और लेस देन इनफाइनाइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू। देख लेते हैं यहाँ से n की अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो हम बोल देंगे कोई सॉल्यूशन है, और कुछ आ रही है इसका मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन इसके है, तो उसके बेसिस पे हम इस ऑप्शन को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से √n ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू पाई हो गया। अब यहाँ से अगर इसका स्क्वायर करें तो n ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल्स टू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर की अप्रोक्स वैल्यू होती है 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ से तो n की वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, n की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब x भी आएगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल में, सेकंड वाले इस इंटरवल में इसके कोई ना कोई सॉल्यूशन तो है, जबकि ये बोल रहे हैं कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो पहला गलत दूसरा गलत। ठीक है, दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए हमारे। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं अपन, द सेट ऑफ सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल इज फाइनाइट। ये बोल रहा है इस इंटरवल में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या फाइनाइट है, चलो देख लेते हैं अपन। मतलब 1/√n इसके बीच में आना चाहिए 0 से 1/10⁻10। इसका स्क्वायर करेंगे तो √n ग्रेटर देन 10⁻10 और लेस देन ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो n ग्रेटर देन 10⁻20 और लेस देन इनफाइनाइट। आप क्या देख रहे हो, n की वैल्यू 10⁻20 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रही है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं है इसके, तो ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया। अब क्या बचा, वैसे तो हमें पता है कि अगर ये तीनों ऑप्शन अपन ने सही से चेक किए तो डी हमारा आंसर आएगा। ठीक, अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो वो भी हम चेक कर सकते हैं, देख लेते हैं अपन, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। डी ऑप्शन, fx के 25 से ज्यादा सॉल्यूशन है इसमें, मतलब 1/√n इसके बीच में आ रहा है, कितनी वैल्यूज के लिए उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो यहां से ये ग्रेटर देन 1/पाई स्क्वायर लेस देन 1/पाई, तो ये √n ग्रेटर देन पाई लेस देन पाई स्क्वायर। यहाँ पे अपन देखेंगे तो n ग्रेटर देन पाई स्क्वायर और लेस देन पाई रेज़ टू पावर 4, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू तो 9 पॉइंट समथिंग आती है,
और पाई स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग है और पाई की वैल्यू 3.14, तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग आई थिंक 98 पॉइंट समथिंग आती है, 98 या 97 पॉइंट समथिंग ऐसे से आएगी, 97 98 के आसपास आती है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो n की वैल्यू 9 मतलब 10 से लेकर 96 तक तो हम कंफर्म है, तो और ये n की वैल्यू क्या 25 से ज्यादा तो है ही, तो इसका मतलब x जो है मतलब हमारी सॉल्यूशन है इस इंटरवल में वो 25 से ज्यादा है, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे भी हमें पहले ही पता चल गया था क्योंकि शुरुआत के तीनों ऑप्शन गलत थे, ठीक। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हमें इनइक्वलिटी का देखना है, बाकी क्वेश्चन एवरेज सही है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है, ये दे रखा है इसकी वैल्यू 0 है, तो हमें बताना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू की क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है ये हमें चेक करना है। तो जैसे ये ऑप्शन है अल्फा की वैल्यू -1 बीटा की वैल्यू 3, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हमें देखना है यहाँ पे। तो इस चीज का ध्यान रखना, लिमिट इनफाइनाइट है यहाँ पे, तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर। अगर हम इस पर्टिकुलर टर्म की बात करें तो साइन के अंदर इनफाइनाइट है, तो इसकी वैल्यू है ना -1 से 1 के बीच में कुछ आएगी, -1 से 1 वाले इंटरवल में कुछ आएगी, हमें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। log x की पावर अल्फा है, यहाँ पे साइन 1/x²। अब ये देखें तो साइन 1/∞ मतलब ये 0 हो गया, साइन 0, तो इसको मैं 1/x² से डिवाइड और 1/x² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये बन गया x की पावर अल्फा बीटा, और ये बन गया मेरे पास log 1 + x की पावर बीटा। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो 1 हो गया, मल्टीप्लीकेशन में नॉन जीरो लिमिट आ रही है तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो साइन x² और यहाँ पे log x की पावर, ये log x की पावर अल्फा है, और ये 1/x² इसके साथ मर्ज होके x की पावर अल्फा बीटा +2, और यहाँ पे log 1 + x की पावर बीटा इक्वल टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। अब अगर थोड़ी देर के लिए मैं सोचूं, थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचूं समझने के लिए, इस पे तो देखो ये 0 आएगा कि नहीं आएगा इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू -1 से 1 है, ऑसिलेटरी टाइप की लिमिट आएगी जिसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, ओके। तो इसको देखें तो log x की पावर अल्फा और log 1 +, आप ये सोचो थोड़ी देर के लिए टर्म गायब होगी और नीचे कोई पॉलिनोमियल, ऊपर log है नीचे पॉलिनोमियल, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनेगा, एल ऑपिटल लगाओगे उसमें तो log ऊपर से हट जाएगा, नीचे x आ जाएगा, तो बेसिकली ये जो लिमिट है ना ये 0 आएगी, वो मेनली डिपेंड कर रहा है इस टर्म पे, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में x की टर्म रहेगी तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा +2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कि जिससे नीचे x रहे। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ऊपर चला जाए, ऊपर x जाते फिर इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, तो अल्फा बीटा +2 > 0। अब एक एक ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे, जैसे इस ऑप्शन में अल्फा की वैल्यू क्या है -1, बीटा की वैल्यू क्या है 3, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, पहला ऑप्शन देखें तो -1 × 3 + 2 > 0 नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन रिजेक्ट। दूसरा ऑप्शन देखें, ये क्या आ रहा है यहाँ पे -1 और 1, अल्फा -1 बीटा 1 है, यहाँ पे अल्फा -1 बीटा 1 है, तो ये आ गया -1 + 2 > 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। ऐसे ही 1 -1 सी भी सही है, और अगर डी की बात करें तो ये अल्फा × बीटा -2 हो गया, -2 + 2 0 हो गया, 0 > 0। अगर हम इसमें रख के देखेंगे, ये एग्जैक्ट वैल्यू आप रख के देख लो, एग्जैक्ट वैल्यू रख के देख लो, अल्फा की जगह 1 रख लो, बीटा की जगह -2 रख के देख लो, तो आपको ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, आप एक एक ऑप्शन जैसे अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ रख के देखो, आपको साफ साफ क्लियर दिख जाए। अल्फा की वैल्यू जैसे मैं लूंगा -1, बीटा की वैल्यू लूंगा मैं 3, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा ये क्या आ रहा है, ओके। और बाकी वैसे अल्फा × बीटा +2 > 0 होना चाहिए। तो ये शुरुआत के जो 4 क्वेश्चन थे, शुरुआत के ये जो 4 क्वेश्चन थे, ये पहला ये था, दूसरा ये, थर्ड ये था, और फोर्थ ये था। तो ये थे हमारे सारे के सारे कौन से, सिंगल करेक्ट थे, सिंगल करेक्ट, इनमें एक ही ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद में 4 क्वेश्चन के बाद में जो नेक्स्ट आते हैं
वो आते हैं मल्टीपल करेक्ट। तो इसके दो ऑप्शन सही हैं। जो पेपर आया था उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, वहां पे आपको पता चल जाता है कि यहाँ से दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया। पीपीटी में आपको लगातार क्वेश्चन दिख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट अगर अपन चलें तो ये क्वेश्चन देखो, ये 3D का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, मतलब उस लाइन के DRS डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया मेरे पास, 1 2 और 1। इस पॉइंट से पास हो रही है और उसके DRS पता है हमें, तो मतलब मैं लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ। इंटरसेक्ट द प्लेन, अब देखो इसने कितना दिमाग लगाया है। नॉर्मली अपन L लेते हैं लाइन के लिए, इसने L1 प्लेन को बोल दिया कंफ्यूज करने के लिए। बच्चे को एग्जाम वैसे घबराहट होती है, वो और कंफ्यूज हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो समझने के लिए हम इसको P1 कर देते। ये प्लेन P1 है, ये लाइन P1 को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, Q पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन लिख रहे हैं, लाइन 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 की इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस 1 इस पॉइंट से पास हो रही है अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू, अपन कुछ भी लेमडा ले लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि ये लाइन इस प्लेन को कट कर रही है। जैसे ये मेरे पास प्लेन है, ये लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट P से पास कर रही है Q से। तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट Q है और ये पॉइंट Q प्लेन के ऊपर है। तो इस पॉइंट P के पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट में लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट लिखने आते हैं लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के, कैसे लिखेंगे बताओ, लैम्डा प्लस 1, ये 2 लैम्डा प्लस 3 और ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 2। ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ है, प्लेन पे, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से हमें लैम्डा मिल जाएगा। तो x मतलब लैम्डा प्लस 1 माइनस y का मतलब हो गया माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, और ये हो गया मेरे पास 3 लैम्डा और प्लस 6 इक्वल्स टू 6। तो ये चला गया यहाँ से। यहाँ से अगर हम देखें तो ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, लैम्डा की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1। लैम्डा 1 है तो यहाँ से मेरे को पॉइंट Q क्या मिल गया, पॉइंट Q मिल गया मेरे पास 2 5 और 3। पॉइंट P पता चल गया मुझे, पॉइंट P पता है ही मुझे, पॉइंट Q हमने निकाल लिया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अनोदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू Q, एक अलग स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट Q मतलब इस पॉइंट से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन L1, मतलब ये जो प्लेन P1 है इसके क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो अब अगर मैं ये दूसरी लाइन की बात करता हूं, यहाँ पे दूसरी लाइन की मैं बात करूं तो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, इससे पास हो रही है। ठीक है, और ये जो प्लेन है, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर, आप ऐसे देखो ये प्लेन है हमारा, इसके परपेंडिकुलर है हमारी लाइन। तो इसका मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो हमें क्या देगा, इस लाइन के DRS देगा, सॉरी इस लाइन के क्या देगा, हमें DRS देगा। तो DRS क्या हो गया बताओ, लाइन के, इस लाइन के DRS हो गए 1 माइनस 1 और 3। कौन से पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो हमें दूसरी लाइन प्रॉपर मिल गई। ठीक है, लाइन के DRS मिल गए, लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, लाइन में दो इंफॉर्मेशन चाहिए, DRS और पॉइंट जिससे पास हो रही है। यहाँ से x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 5 अपॉन माइनस 1, z माइनस यहाँ पे अपन देखें 3 अपॉन 3 इक्वल टू, मैं ये म्यू मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो दूसरी लाइन है जो P1 के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन P2 प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, P2 प्लेन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे यार, तो ये जो यहाँ हमने प्रोसेस लगाया ना, ये प्रोसेस यहाँ फिर रिपीट कर देंगे। भाई इसके ऊपर पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट R कैसे मानूंगा मैं बताओ जरा, म्यू प्लस 2 और ये कितना आ जाएगा माइनस म्यू प्लस 5 और ये आ जाएगा 3 म्यू प्लस 3। ये पॉइंट R आ गया, ये पॉइंट कहाँ है, इस प्लेन में, ये पॉइंट उसको रखेंगे, वहां से म्यू मिलेगा, मतलब PQR, P दिया हुआ था, Q और R हमने निकाल लिए। उसके बाद में हम आराम से चेक करके एक एक ऑप्शन बता सकते हैं। ठीक, तो बताओ R की हम बात करते हैं, ये पॉइंट कहाँ पे है, ये है P2 पे। क्वेश्चन में L2 दे रखा था, मैंने उसको P2 बोल दिया जिससे हम थोड़ा कंफर्टेबल रहे। ये देखो, ये आ जाएगा 2, ये म्यू प्लस 2, x की जगह अपन ये रखेंगे माइनस माइनस म्यू प्लस 5 और ये आ जाएगा z 3 म्यू प्लस 3 इक्वल्स टू आ गया माइनस 4। देख लेते हैं, ये 2 म्यू प्लस म्यू 3 प्लस 3 6 म्यू आ गया, यहाँ पे आएगा 4 और ये माइनस 5 माइनस 1 और ये 2 हो गया, उधर जाके माइनस 6 हो गया। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई माइनस 1।
कैलकुलेशन भी आसान है, एडवांस में ऐसे +1 -1 यहाँ से आपको पॉइंट मिल रहे, कमी उम्मीद होती है ये तो। ठीक है, म्यू की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, म्यू की वैल्यू रखता हूँ तो मेरे को पॉइंट आर मिलेगा, पॉइंट आर मिलेगा यहाँ से 1, और यहाँ रखेंगे तो ये आ गया 6, और यहाँ रखेंगे तो ये आ गया 0। तो अब हम आते हैं इस पे, आप गौर से देखो, पॉइंट पी आपको पता है, ये रहा पॉइंट पी। पॉइंट क्यू आपने निकाला, ये रहा पॉइंट क्यू। पॉइंट आर आपने निकाला, ये रहा पॉइंट आर। मॉडरेट सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं कि एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना पड़े। पॉइंट पी क्यू आर आ गया। अब सबसे पहले देख लेते हैं एक एक ऑप्शन। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज √6। पी क्यू की लाइन सेगमेंट भैया ये रहा पॉइंट एक, ये रहा दूसरा पॉइंट पी क्यू। निकालो पी क्यू कैसे निकालेंगे, √x2 - x1 इसका स्क्वायर, ये 1 आ गया। y2 - y1 इसका स्क्वायर +4 आ गया, और 2 - 3 इसका स्क्वायर, ये 1, तो √6, मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ आर। आर के कोऑर्डिनेट 160 नहीं 160 आ रहे हैं, इसे 163 दे रखा है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड बताना हमें, सेंट्रोइड कैसे बताएंगे, x1 + x2 + x3, 1 + 2 + 1, 4/3 x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। 3 + 5 8 + 6 14/3 y कोऑर्डिनेट आ गया। यहाँ पे ये देखें 2 + 3 5 5 + 0 0 5/3, तो सेंट्रोइड बिल्कुल सही है हमारा, बिल्कुल सही। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR का पेरीमीटर निकालना है, तो PQ तो हमने निकाल ही लिया, PQ हमने निकाल लिया। ऐसे हम क्या निकालेंगे, QR निकाल लें। क्यू आर, देखो जगह की कमी है इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। तो पी क्यू हमारे पास आ गया √6। क्यू आर बताओ जरा, क्यू आर इस और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखें तो ये 1 आ जाएगा, 2 - 1, और ये +1 आ जाएगा, और +9 आ जाएगा, ये आ गया √11। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आरपी। आरपी अगर हम देखें आरपी, तो इस और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो ये तो 0 हो गया, प्लस ये 3 - 6 - 3 इसका स्क्वायर कितना हो गया, 9 +4, ये आ गया √13। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ √13, तो ये पी क्यू √6, ये क्यू आर √11, √6 √11 और √13, नहीं नहीं यहाँ पे √2 दे रखा है, तो हम इस ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर देंगे। एक एक ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा, तो इसमें भी हमारे 2 ऑप्शन करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मॉडरेट सा क्वेश्चन है, एक ही कंसेप्ट दो जगह अप्लाई हो रहा है, और सिंपल सी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में भी बहुत λ1 आ रहा है, म्यू -1, पॉइंट भी बहुत सिंपल सिंपल से बन रहे हैं। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये फिर से हमें दे रखा है, पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन है। A1 B1 C1 with 3 points in XY plane, ठीक है। सपोज दैट ए लाइन A1 C1, एक लाइन है A1 C1 और दूसरी लाइन है B1 C1 आर टेंजेंट टू द कर्व एट A1 एंड B1 रेस्पेक्टिवली। ओरिजिन आपको दे रखा है 0,0, वो मतलब ओरिजिन है यहाँ पे, और C1 जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। हमें लेंथ बतानी है और साथ में ऑर्थो सेंटर और ट्रायंगल, मतलब वर्टेक्स निकालने हैं। अगर मैं A1 B1 C1 के कोऑर्डिनेट निकाल लूं, जिसमें C1 तो पता ही है मुझे, A1 और B1 निकालना है। अगर मैं A1 और B1 निकाल लूं तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से अपन चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये y² = 8x, ऐसा कुछ है। यहाँ पे कोई C1 पॉइंट है, -4,0 यही रहेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। यहाँ से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक ये वाली टेंजेंट और एक ये वाली टेंजेंट। अब आप देख सकते हो सिमेट्री से ये वाला पॉइंट इसके जस्ट नीचे आएगा, तो ये C1 है, इसको अगर मैं A1 बोलूं तो ये हमारा B1 हो जाएगा। अब इस पॉइंट से ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और हमें A1 और B1 निकालना है। अब या तो आप इस क्वेश्चन को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD में ले जाओ, या फिर ये जो कोऑर्डिनेट है कॉनिक सेक्शन जो हम पढ़ते हैं उससे सोल्व कर लो। अब मेरे को ये पॉइंट निकालना है, मैं चलो इसको कोऑर्डिनेट वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सोल्व करता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर कोई पॉइंट कैसे मानेंगे अपन, एक्स कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, 2t² और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा मेरे पास, 4t। यार है, जैसे मैं यहाँ रखूंगा तो ये हो जाएगा 16t² और वाई 4t। ठीक, यहाँ पे मैंने पॉइंट मान लिया 2t² और ये आ जाएगा 4t।
अरे पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट मानते हैं ना, 80 स्क्वायर कॉमा 280, और यहाँ पे a क्या है, 2 है। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे बताइए। ये जो टेंजेंट है ना a1c1, इसका मैं स्लोप दो तरीके से निकालता हूँ। पहले तो इस पॉइंट पे टेंजेंट है तो dy बाई डी एक्स है, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 8 आ गया। dy बाई डी एक्स बताओ जरा कितना आ गया, 4 अपॉन वाई, और टेंजेंट का स्लोप लिख रहा हूं मैं m, टेंजेंट जो कौन सी पॉइंट C1 से पास हो रही है, तो dy बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे, 2t स्क्वायर कॉमा 4t, यह आ जाएगा मेरे पास 4 अपॉन 4t, यह आएगा 1 अपॉन टी। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, ये मिल गया। और वैसे भी हमें पता ही होता है, मैं लेकिन प्रॉपरली है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सोल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। मैं पैराबोला की जो प्रॉपर्टी जो काम में ही नहीं ले रहा। तो ये क्या मिला मेरे को, टेंजेंट का स्लोप मिल गया। अब ये जो टेंजेंट वो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो ये स्लोप मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं वापस से लिख रहा हूँ, ये 1 अपॉन टी, ये तो स्लोप है टेंजेंट का। अब 2 पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप लिख रहे हैं, तो वहां से मिलेगा ये 4t माइनस 0, और नीचे आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 4। तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये 2t स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली 2 आ गई, तो t की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2। अब आपको पता चली गया होगा कि ये दो वैल्यू क्यों आई, एक इस पॉइंट के लिए और दूसरी इस पॉइंट के लिए। तो यहां से पॉइंट A1 क्या हो गया बताओ, पॉइंट A1 टी की वैल्यू प्लस लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 4 4√2, ये लिखा मैंने, टी की वैल्यू √2, तो यहाँ पे 2t स्क्वायर 4t। अब B1 बताओ जरा, इसके जस्ट नीचे सिमेट्री से अपन देख सकते हैं लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये 4 और ये आ जाएगा -4√2। अब देख लो ये A1 ये B1 ये C1 सब कुछ हमें मिल गया। अब एक एक ऑप्शन हम आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, लेंथ ऑफ लाइंस सेगमेंट OA1, मतलब ओरिजिन से इसकी क्या लेंथ है वो हमें निकालनी। कैसे निकालेंगे, OA1 इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर, तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, 4√3, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही सिंपल सा। A1 B1 की लेंथ, A1 B1 की लेंथ तो क्या आ गई, 8√2 आ गई। A1 B1 ये दो पॉइंट रहे, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 8√2 आ रही है, और ये बोल रहा है 16, मतलब ये रिजेक्ट कर देंगे अपन। द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, द ऑर्थो सेंटर हमें बताना, तो ऑर्थो सेंटर में अब आपके पास है नहीं चीजें मैटर करती हैं कि कितनी कैलकुलेशन आप लेके जाते हो। अब आप थोड़ा सा ऐसे सोचो, अगर हम ऑर्थो सेंटर के हिसाब से सोचे तो आप ऐसे सोचो, ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें ये दोनों साइड लेंथ इक्वल है, तो इस पॉइंट से अगर मैं सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो इसका मीडियन होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। ये इसका क्या होगा, मीडियन होगा। यही क्या होगा इसका, एल्टीट्यूड होगा। यही क्या होगा इसका, एंगल बाइसेक्टर। इस पर्टिकुलर के लिए मैं इधर से नहीं बोल रहा हूं, ठीक। तो इसका मतलब जो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, ऑर्थो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। तो ऑर्थो सेंटर को मैं मान रहा हूं, ऑर्थो सेंटर को अगर मैं मानूं तो क्या मानूं मैं, अल्फा कॉमा 0 मान लेता हूं। वैसे भी आप दोनों ऑप्शन में देखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 आ ही रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको आइडिया भी नहीं लग रहा तो भी आप देख सकते हो कॉमन सेंस से, ठीक है। तो अब ऑर्थो सेंटर मेरे को अल्फा निकालना, अल्फा मैं निकाल लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। अल्फा के लिए क्या करूं, जैसे मान लो मैं यहाँ से अल्फा कॉमा 0 इसको मैं मान लेता हूँ, ये स्लोप इसके परपेंडिकुलर कर दूंगा। तो ये जैसे मैं इस पॉइंट को P बोल देता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ M A1P इंटू M B1C1 इक्वल्स टू क्या आएगा, -1। वहां से अल्फा में एक इक्वेशन बनेगी और अल्फा की वैल्यू आ जाती है 0। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा क्योंकि जगह थोड़ी कम बची है, तो आप आराम से कर सकते हो। स्लोप की बात है, ये तो बहुत 11th क्लास में बहुत बेसिक बातों में बता देते हैं, ठीक। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 0 आएगी, तो अगर अपन देखें तो ऑर्थो सेंटर ये आ जाता है, और सी सही है, डी ऑब्वियस सी बात है गलत है। एक ही ट्रायंगल के दो ऑर्थो सेंटर नहीं होते हैं, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी आसान है, आप इस क्वेश्चन को पैराबोला की जो प्रॉपर्टीज है उनसे भी सोल्व कर सकते हो। मॉडरेट बोल सकते हैं अपन इसको। अब हम ये देखें, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ये फंक्शन के अंदर हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये फंक्शन देख के क्या ख्याल आ रहा है हमें, ये वाला फंक्शन देख के, कि हमारा जो एफ एक्स है ना, वो एफ एक्स है वो लीनियर टाइप का फंक्शन है, की एक्स टाइप का।
एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स। के निकालना है, के निकालने के लिए इसने ये वैल्यू दे रखी है, तो कैसे करेंगे भाई? ये इसका पता कहाँ से चला? यहाँ से। और फंक्शन जब पढ़ते हैं तो फंक्शनल रूल, फंक्शनल इक्वेशन है, वहां पे ये रिजल्ट लिखवाते भी हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एफ ऑफ -3/5 इक्वल्स टू 12 ये गिवन है। यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो -3k/5 इक्वल्स टू 12, यहाँ से k की वैल्यू आ गई -20, मतलब हमारा जो एफ एक्स है वो आ गया -20x। चलो अब हम चलते हैं जी एक्स पे। जी एक्स पे अगर हम चले तो जी एक्स में आपको ये दे रखा है रिजल्ट, जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जी एक्स इंटू जी वाई। इसको देख के क्या ख्याल आ रहा है कि जी एक्स हमारा कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए की पावर एक्स टाइप का। ठीक, ए की पावर एक्स, 2x, 3x हो सकता है, वो अपन देख लेते हैं। हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, देख लेते हैं। जी ऑफ -1/3 हमें दे रखा है 2, इसमें रखता हूँ ए की पावर -1/3 इक्वल्स टू 2। तो दोनों तरफ मैं पावर क्या लगा दूं? 3 लगा दूं। ए की पावर -1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ से ए आ जाएगा 1/8। ठीक, ए आ गया तो जी एक्स मेरे को मिल गया 8 की पावर -x, एफ एक्स मिल गया, जी एक्स मिल गया, दोनों फंक्शन मिल गए। और अब हमें ये निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ? f1/4 बताओ, f1/4, f1/4 कितना आ गया? -5। ठीक है, जी ऑफ -2 बताओ। जी ऑफ -2 की बात करूं तो 8 की पावर 2 जो कि हो गया 64, -8 जी ऑफ 0 बताओ जरा। जी ऑफ 0 हो गया 1। अब ये सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो f1/4 -5, जी ऑफ 2 64, और ये -8 इंटू 1, ये कितना आ रहा है यहाँ पे? ये 13, 64 - 13 51। तो हमारा आंसर 51। अब कैलकुलेशन देख रहे हो, कैलकुलेशन कितनी आसान है। जो बच्चे हैं उनको ये वाला पोर्शन टारगेट करना था कि ये क्वेश्चन तो सब बनने ही चाहिए थे एडवांस के एग्जाम आप अगर दे रहे हो तो। और बाकी कुछ एक दो क्वेश्चन है, दो थोड़े से टफ हैं जिनमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है, तो उनको आप स्किप भी कर सकते हो पेपर में, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अभी। लेकिन अगर आप अगले साल देने वाले हो तो उन क्वेश्चंस को भी सीखना है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन दे रखा है, एक बैग है जिसमें n बॉल्स हैं, ठीक है, जिनमें से 3 वाइट हैं और 6 है ग्रीन, और बाकी की जो बची हुई बॉल है वो है ब्लू है। और हमें ये आइडेंटिकल इसके बारे में कुछ बोल रखा है, 3 बॉल ड्रॉन रेंडमली वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, ये चीज नोट करने वाली है, बिना रिप्लेसमेंट के। I1 की वैल्यू 1 2, I की वैल्यू 1 2 3 दे रखी है। WI, ZI, BI डिनोट द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इन ith ड्रॉ इज वाइट। जैसे W1 है, W1 का मतलब कि फर्स्ट ड्रॉ में जो बॉल आई है वो वाइट आई है। W2 का मतलब जो सेकंड ड्रॉ है, मतलब दूसरी बार दूसरी बॉल जो निकाल रहे हैं उसमें जो बॉल आई है वो वाइट है, और ये दे रखा है। ठीक है, ZI, BI, ग्रीन बॉल ब्लू बॉल ये दे रखे रेस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इंटरसेक्शन W1 G2 B3, W1 का मतलब है पहले पहले ड्रॉ में जो बॉल आ रही है वो व्हाइट है। G2 का मतलब सेकंड ड्रॉ में जो बॉल आ रही है वो आ रही है ग्रीन, और B3 का मतलब जो थर्ड ड्रॉ में बॉल आ रही है वो आ रही है ब्लू आ रही है। अब आप देख सकते हैं जैसे पहली बॉल व्हाइट आ गई, वो दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे भैया? W1 प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पढ़ते हैं हम प्रोबेबिलिटी में, वो लगा देंगे। W1 मतलब पहली बॉल व्हाइट की हम बात करते हैं। सबसे पहले व्हाइट हमारे पास 3, ग्रीन बॉल है हमारे पास 6, और इसमें है ब्लू बॉल है हमारे पास n-9। टोटल n है, इनमें से हटा देंगे ये आ जाएगा। अब ये जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें, W1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3 इक्वल्स टू 2/5/9, इसको हमें देखना है। W1 पहले राउंड में टोटल कितनी बॉल है बैग में? n। हमें क्या चाहिए पहले राउंड में? व्हाइट बॉल चाहिए। व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/n। अपने फेवर में केस 3 है और टोटल क्या है? n इनटू मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पढ़ी है आपने, इवेंट इंडिपेंडेंट है तो अपन इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, G2 मतलब दूसरा राउंड, दूसरे राउंड में कितनी बॉल बची हमारे पास? n-1 बची, और ग्रीन बॉल क्या है? 6 है,
तो 6/n-1, ठीक है, इनटू अब B3 मतलब तीसरे राउंड में हमें ब्लू बॉल चाहिए, तो टोटल ब्लू बॉल कितनी n-9 है। और तीसरे राउंड की बात कर रहे हैं तो तीसरे राउंड में अवेलेबल बॉल कितनी है हमारे पास n-2 है। और इक्वल्स टू क्या दे रखा है 2/5n। तो n से n तो मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। यहाँ पे ये बच रहा है मेरे पास 3, तो ये 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 45 n-9, और उधर लेके जाए n-1 इंटू n-2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो ये आ रहा है यहाँ पे 45n, और -45 इंटू 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, बताइए जरा। यहाँ से n² -3n+2, 45 इंटू 10, 45 इंटू 10 हो गया 450, उनमें से 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 405, 405। सबको उधर लेके जाते हैं अपन, तो n², इसको इधर लेके जाएंगे -48n, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 407 = 0। अब अगर इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर आ रहे हैं मेरे पास 11 और 37 आ रहे हैं, तो इसके फैक्टर आते हैं मेरे पास n = 11 और 37। अब n की दो वैल्यू आ रही है, कौन सी लें अपन, कौन सी n की वैल्यू लें बताओ। तो आगे कुछ और भी दे रखा है, एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 2/9 है, यहां से भी n निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं उनमें से कौन सी कॉमन वैल्यू आ रही है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब B3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन Z2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन Z2 इक्वल्स टू 2/9। अब थोड़ा सा अपन स्मार्ट बने तो ये और ये सेम ही तो है, इसकी जगह तो मैं क्या रख दूंगा 2/5n, 2/5n ये रख रहा हूँ। और इसमें देख ले W1 मतलब पहले राउंड में व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/n इनटू दूसरे राउंड में ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 6/n-1, और इक्वल्स टू दे रखा है मेरे को यहाँ पे 2/9, ये हमें दिया, ठीक। अब इसको हम सोल्व करें तो ये n से n तो चला गया, और यहाँ से n की वैल्यू आती है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 से 2 भी चला जाएगा, यहाँ से 3 चला जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू आती है 11, यहाँ से n की वैल्यू 11 आ रही है, यहाँ से n की वैल्यू 11 और 37, तो हमें n की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो फाइनल हमारा जो n है वो आएगा 11। तो ये देखो बेटा, हमने जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए उनमें कुछ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे, फिर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन थे, फिर कुछ इंटीजर टाइप के क्वेश्चन थे, और अब तक जो हमने क्वेश्चन देखे इजी और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे। बाकी जो बचा हुआ पेपर है वो हमारे अमित जैन सर डिस्कस करेंगे आपके साथ। लीजिए सर। हेलो बच्चों। तो अप टू 9th क्वेश्चन तक सर ने डिस्कस कर दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन अपन देख रहे हैं 7-8 क्वेश्चंस। तो अभी तक जो क्वेश्चंस अपन देखे हैं उसमें इजी टू मॉडरेट रहे हैं। एक से दो क्वेश्चन, जैसे एक 3D का क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बट वो भी इजी था, कैलकुलेशन के रीजन से अपन उसे मॉडरेट बोल सकते हैं। बाकी ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था। एक और क्वेश्चन ठीक था जो अपना नंबर ऑफ रूट्स वाला था, x² साइन 1/x² वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने से, अपने पास एक फंक्शन है, लेट द फंक्शन f r2r बी डिफाइंड बाय दिस। तो अपने को ये फंक्शन दिया है, बहुत बड़ा सा फंक्शन है जिसमें 2023 x की पावर है, प्लस 2024 x प्लस 2025, एंड डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अच्छी बात ये है, यहाँ पर भी देखें आप, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है अपन डायरेक्ट ऐड कर देते हैं ना, तो डायरेक्ट ऐड करें सो एफ एक्स अपना बन रहा है, ये वाला न्यूमरेटर भी बिल्कुल सेम है, तो ये पूरा पार्ट अपन कॉमन ले लेते हैं, 2023 प्लस 2024x प्लस 2025, एंड होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा e⁻πx, ऐसा कुछ। और साथ में क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 2। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, एफ एक्स बराबर 0।
इसके अपने को सॉल्यूशंस बताने, इसके अपने को सॉल्यूशंस बताने। तो अब इसके सॉल्यूशन बताने मतलब इस ब्रैकेट को अपन सॉल्व करें, इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर ये तो लिखा है sin x प्लस 2, ये लिखा है sin x प्लस 2, तो ये तो नॉन जीरो होगा क्योंकि sin x की जो वैल्यू है मैक्सिमम कहाँ तक जाती, 1 या मिनिमम -1 तक जाती। तो अपन इसको सॉल्व करें तो अपने पास ये एक नई इक्वेशन बन रही है, ये एक नई इक्वेशन बन रही है, 2 भी है, ठीक है ना सर। यहाँ पर साथ में अपना डिनोमिनेटर भी चल रहा है x² माइनस x प्लस 3, ऐसा कुछ। अपन इसको अकेले देखें यहाँ पर तो ये अपना बन रहा है, अगर हम नया फंक्शन मान लें x की पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025, सिर्फ इसको, क्योंकि ये भी जीरो इक्वेशन में तो काउंट नहीं करेगा, यहाँ से भी नहीं करेगा। तो इस अकेले फंक्शन को देखें अपन, x की पावर 2023 है और यहाँ पर 2024x है प्लस 2025 है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, g डैश x, g डैश x आएगा 2023 x की पावर 2022 प्लस 2024 दैट इज 2024, और इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं जी डेस एक्स को ध्यान से देखूं तो जी डेस एक्स में एक तो इवन पावर आ रही है और ये एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो ये जो एक्सप्रेशन है जी डेस एक्स, ये हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। मतलब जो जी एक्स फंक्शन होगा या जो एक्सप्रेशन है ये अपना कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग हो गया और डिग्री का है, तो कम से कम एक बार तो कट करेगा है। तो ओवरऑल ये जो फंक्शन अपना चल रहा है इसका कम से कम इंक्रीजिंग है और डिग्री का है, तो एग्जैक्टली कितना रूट में रहेगा, एक। तो इस पूरे फंक्शन का दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 के, अगर मैं नंबर ऑफ रियल रूट्स का आंसर देना चाहूं तो अपन कितना दे सकते हैं, और डिग्री का पॉलिनोमियल है और इंक्रीजिंग है तो एक बार कट करेगा, तो इसका अपन आंसर दे देंगे 1। तो एक रियल रूट इस आंसर का फंक्शन का पॉसिबल होगा। तो ये क्वेश्चन भी देखने में थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा था बट सब कुछ सिमिलर सेम ही था जिसको अपन ने कॉमन ले लिया। ये नॉन जीरो है, बस इसके बारे में थोड़ा सा अपन ने एनालिसिस कर लिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने से वेक्टर पर क्वेश्चन है, एक p वेक्टर है एक q वेक्टर है और अपने से बोला है फॉर सम रियल नंबर्स अल्फा बीटा एंड गामा, फॉर सम रियल नंबर्स अल्फा बीटा एंड गामा, हमें एक इक्वेशन दी हुई है ऐसे ही कुछ, राइट, और हमसे बोला है वैल्यू ऑफ गामा बताओ। तो एक तरीका तो अपन इसमें ये कर सकते हैं, p की वैल्यू रख दें, q की वैल्यू रख दें, यहाँ पर भी रख दें, यहाँ पर भी रख दें, और कोएफिशिएंट ऑफ i j के कंपेयर कर दें, जो कि थोड़ा सा लेंदी तरीका हो जाएगा क्योंकि अल्फा बीटा और गामा इसमें कितनी इक्वेशन बन जाएंगी, 3, और हमें चाहिए सिर्फ गामा है, राइट। तो हम इस पे फोकस करते हैं, हम इस पे फोकस करें, तो इस पे फोकस करें अपन तो देखें यहाँ पर फंक्शन क्या है, वेक्टर क्या है p और q में, यहाँ पर भी क्या है p और q में, और यहाँ पर क्या है p क्रॉस q। तो अगर मैं बोथ साइड p क्रॉस q से डॉट ले लूं, क्या ले लूं, बोथ साइड p क्रॉस q से डॉट, तो इसका डॉट मैं ले रहा हूँ p क्रॉस q से, तो p क्रॉस q जो वेक्टर होगा वो इसके और इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो यहाँ से ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या बन जाएगा p क्रॉस q का होल स्क्वायर। तो अपन एक काम करते हैं, बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विथ p क्रॉस q से, तो p क्रॉस q से लें तो यहाँ पर ये वेक्टर है अपना 15i प्लस 10j प्लस 6k, इसका डॉट p क्रॉस q के साथ, ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा अपना p का, अपन लिख के देख लेते हैं एक बार, सो अल्फा टाइम्स 2p प्लस q डॉट p क्रॉस q, एसटीपी बनते जाएंगे और वो जीरो होते जाएंगे, ऐसे ही बीटा p माइनस 2q डॉट क्रॉस q, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो। फिर थर्ड टर्म जो है अपनी वो क्या है, गामा टाइम्स p क्रॉस q डॉट p क्रॉस q, तो ये हो जाएगा p क्रॉस q का होल स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट अपन जीरो बोल सकते हैं, ये भी डायरेक्ट अपन जीरो बोल सकते हैं, गामा की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से अपने को मिल जाएगी। तो ये तो एसटीपी बन गया, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 10 6, p वेक्टर है अपने पास 2 1 3 और q वेक्टर है अपने पास 1 -1 और 1 इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स यहाँ पर अपना आ जाएगा p क्रॉस q का होल स्क्वायर।
तो P क्रॉस Q साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, I J K, और P है अपने पास 2 1 3 और Q है 1 -1 और 1। ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ पर अपन रख देते हैं। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने से ये बन जाएगा 1 1 + 3 4, सो 4i हो जाएगा 2 2 - 3 -1, तो माइनस माइनस प्लस j, और ये बन जाएगा -2 -1 -3। तो ये आ जाएगा इधर 4i + j -3k का होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी 1 1 + 3 4 4 × 15 16, ये हो जाएगा -10, 2 2 - 3 -1, सो ये हो गया +10, ये हो गया -2 -1 -3 × 6, सो -18 इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स इसका अपन होल स्क्वायर कर दें तो a² 6 कितना हो जाएगा 16 + 1, और ये हो जाएगा +9, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 70 - 18 52, और ये हो जाएगा 16 + 1 9 + 1 10, और ये हो गया 26 गामा। तो यहाँ से गामा की वैल्यू डायरेक्ट 2 आ गई। तो अगर अपन इस मेथड से जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अपन क्लास में भी करते हैं जहां पर अपन वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अननोन वेक्टर की कैलकुलेशन में डॉट लेते हैं या क्रॉस लेते हैं। बाकी अगर डायरेक्ट भी करते तो भी हो जाता, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा आती। यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन बच गई, तो इसका फाइनल आंसर अपना बन गया 2। 2 इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पैराबोला पर है। अपने को पैराबोला दिया है एक, इसके पहले भी एक क्वेश्चन पैराबोला से रिलेटेड था, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। तो अपने को पैराबोला दिया हुआ है एक, क्या पैराबोला दिया हुआ है, ऐसा कुछ पैराबोला दिया हुआ है x² = -4ay, और a हमसे बोला है पॉजिटिव है, मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक नॉर्मल बनाना है हमें विथ स्लोप 1/√6 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, -अल्फा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं 0, -अल्फा। इससे अपने को क्या बनानी है, एक नॉर्मल बनानी, क्या बनानी है, एक नॉर्मल लाइन, और उसकी स्लोप हमें दी हुई है 1/√6, इसकी स्लोप हमें दी हुई है 1/√6। तो अपने पास पैराबोला जो है वो है x² = 4 टाइम्स -a × y, ऐसा कुछ पैराबोला है। तो इसका नॉर्मल फॉर्म अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज y = mx + 2a + a/m²। नॉर्मल की इक्वेशन डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब a की जगह कितना रखते हैं, -a, सो ये हो जाएगा y = mx - 2a - a/m², और m की वैल्यू हमें पता है। ये जो नॉर्मल है ये कहाँ से पास हो रही है, ये 0, -अल्फा से पास हो रही, तो 0, -अल्फा से पास कराते हैं और m की वैल्यू रखते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -अल्फा, तो ये हो गया 1/√6 × 0 -2a -a, और ये हो गया 1/√6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन आगे सिंप्लीफाई करें इसे, तो ये बन गया -अल्फा, और ये हो गया -2a, और ये 6 ऊपर चला गया, सो -6a। तो माइनस माइनस कैंसिल, अल्फा की वैल्यू जो है वो 8a आ गई, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 8a। मतलब ये वाला पॉइंट बेसिकली जो हो गया वो 0, -8a हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये तो हमें रिलेशन मिल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है हमसे सपोज दैट L इंटरसेक्ट, एक लाइन बनानी है हमें, कौन सी लाइन, यहाँ से देखते हैं। लेट L बी द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से एक लाइन बनानी है हमें, एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो अगर इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स बनाना चाहूं मैं, तो इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स ऐसी कुछ बनेगी इधर, तो इसके पैरेलल लाइन बनानी है इससे पास होती हुई, तो ऐसी कुछ लाइन बनेगी। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये हमारे पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है a, b पर, ये हमारे पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है a, b पर। तो लाइन L लिखें, अगर हम लाइन की इक्वेशन लिखें लाइन L, तो ये बन जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, और अल्फा से पास हो रहा है, सो y इज इक्वल्स टू -अल्फा। अब इसका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें विथ पैराबोला, तो x² = -4a, और y की वैल्यू कितनी है -अल्फा, सो -अल्फा, तो ये हो गया x² = +4a, और अल्फा की वैल्यू रख दें 8a, तो ये हो गया x² = 32a²। तो x की वैल्यू आ गई बेसिकली +-4√2a।
तो अपने पास ए और बी के कोऑर्डिनेट आ गए, तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया, ए अपन ने उधर लिया है, तो -4√2a माइनस अल्फा, और बी के कोऑर्डिनेट हो गए 4√2a और माइनस अल्फा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन कह रहा है लेट आर डिनोट्स द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो 4a हो जाएगा, एंड एस डिनोट्स द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो यहां से AB की लेंथ निकाल लेते हैं डायरेक्ट। AB कितना आ जाएगा? 4√2 8√2, और लेंथ ऑफ LR तो अपने को पता ही होता है, कितना होता है? 4a। अपने से बोला क्या है? R और S जो है वो इसका स्क्वायर है, तो अपन आगे कैलकुलेशन देखें इसमें, R डिवाइडेड बाय S, R डिवाइडेड बाय S मतलब लेंथ ऑफ LR डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर। ये अपने को दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 1/16, 1:16, तो ये है 1/16, तो दिस इज 4a, और लेंथ ऑफ LR तो हो गया, ये वाली वैल्यू अपने पास आई थी 8√2a, तो इसको अपन रख देते हैं 8√2a होल स्क्वायर, 8√2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16। यहाँ से एक ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 4a, ये हो गया 8 × 8 64 × 2 a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16। तो एक एक कैंसिल हो गया, और ये हो गया कितना? 4 से 1, ये हो गया 16, 16 यहाँ से कैंसिल, सो a बराबर आ गया 1/2। तो a का ही आंसर देना था हमें, देख लेते हैं किस फॉर्मेट में आंसर मांग रहा है। तो a का आंसर आ गया 24a आंसर देना है, तो a 1/2 है, सो 24a हो गया अपना 24 × 1/2, दैट इज 12, तो 12 इज अवर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डुएबल था, बिल्कुल डुएबल था, जो जो क्वेश्चन बोलता जा रहा था अपन वैसा करते जा रहे थे, इसमें ऐसा कोई भी स्टेप नहीं था। और अपन थोड़े भी अपन ने स्टडी करी है, मीडिया अपन स्टडी करी है, तो अपन इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते थे, जिसका फाइनल आंसर आ रहा है 12, जिसका फाइनल आंसर आ रहा है 12। कर सकते थे एग्जाम में, अटेम्प्ट कर सकते थे क्वेश्चन, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही मुझे लग रहा है आधा किलोमीटर लंबा है, पढ़ने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैंसी है, जिसे मॉडिफाई करके दिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन अपन करते भी हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जहां पर अपन फंक्शन को पीस वाइज टाइप डिफाइन करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन में से एक है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो f एक फंक्शन है जो कि 1 से इनफाइनाइट टू r में डिफाइंड है, और एफ टी हमें डिफाइंड है -1n+2 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई में 2 लिखा है, और कब? जब t क्या है? 2n-1। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही डिफाइंड है, बेसिकली एक पॉइंट है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ t पर ये फंक्शन है, और n नेचुरल नंबर दिया है, और t अगर 2n-1 से 2n+1 है, ऑड नंबर्स के बीच में, दो ऑड नंबर्स के बीच में, ये हमें पूरा फंक्शन इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है। फिर हमसे क्वेश्चन क्या चाह रहा है? हमसे क्वेश्चन चाह रहा है कि gx एक नया फंक्शन है, gx एक नया फंक्शन है, ये अपने आप में ही अलग कैलकुलेशन है। gx क्या फंक्शन है? gx फंक्शन कह रहा है कि 1 से x ft dt, और x जो है वो 1 से इनफाइनाइट है, 1 से इनफाइनाइट है। ये देख के हमें तुरंत याद आता है, क्या याद आता है? लेबनिट्ज थ्योरम, कि कहीं ना कहीं लेबनिट्ज पे क्वेश्चन पक्का जा रहा होगा। चलिए देखेंगे कैसे जा रहा होगा। तो अल्फा जो है अपने पास डिनोट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ gx इज इक्वल्स टू 0। इस फंक्शन को पहले फाइंड करना है, फिर उसको 0 के बराबर रखना है, उसके सॉल्यूशन ढूंढना है, किस इंटरवल में? 1 से 8 में, 1 से 8 में। और बीटा एक और अलग टर्म है, ये 1+ लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 1+, ये जो लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 1+, ये अपने को अलग एक लिमिट कैलकुलेट करना है, x टेंडिंग टू 1+1, dx अपॉन x-1। तो ये तो अपना काम बाद में करते हैं अपन बीटा का, पहले देखते हैं अल्फा के बारे में। अल्फा के लिए अपने को क्या चाहिए? gx बराबर 0 के सॉल्यूशन। अब gx के लिए अपने को क्या चाहिए? fx चाहिए, या फिर हम बोले ft। तो सबसे पहले अपन ft को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ft अपने को क्या दिया है? सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये दिया हुआ है, बाकी सभी वैल्यू के लिए अपने को ये दिया हुआ है। तो अपन ये फंक्शन लें 2n+1 -t डिवाइडेड बाय 2 इंटू
एफ ऑफ 2n-1, तो एफ ऑफ 2n-1 मतलब t बराबर 2n-1, उस पर वैल्यू कितनी है ये, तो यहाँ पर अपन क्या रख सकते हैं, -1 की पावर n+1 इंटू 2 प्लस सेकेंड टर्म है यहाँ पर t माइनस 2n-1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर f ऑफ 2n+1 है, तो 2n+1 कैसे आएगा, इसमें अगर n की जगह में n+1 रख दूं, n+1 रख दूं तो ये 2n+1 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने n+1 किया, तो यहाँ पर भी n की जगह क्या कर दूं, n+1, तो ये बन जाएगा -1 की पावर n+1 +1 दैट इज 2 इंटू 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो 2 कैंसिल हो रहा है, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये क्या हो गया कैंसिल। कुछ -1 की पावर बाहर ले लेते हैं, तो -1 की पावर कितनी बाहर आ रही है, यहाँ पर n+2 है, यहाँ पर n+1 है, -1 की पावर n+1, ये अपन बाहर ले लेते हैं। अब बचा कितना देखते हैं, यहाँ पर बचा 2n+1 माइनस टी, यहाँ पर क्या बचा, -1 की पावर n+1 चला गया, तो -1 की पावर 1, सो माइनस साइन आ गया, तो ये हो गया माइनस टी माइनस ब्रैकेट 2n-1, ऐसा कुछ बच गया। सिंप्लीफाई करें सो -1 की पावर n+1, ये हो जाएगा -t -2t, और ये हो जाएगा इसके साथ प्लस, सो बेसिकली ये बन जाएगा 4n-2, या इसको 2 और बाहर ले लें तो ये बन गया -1 की पावर n+1 2 टाइम्स 2n-t। अब ये हमारा ft बना है, क्या बना है ये ft, तो ft अपन ने सिंप्लीफाई किया, थोड़ी मेहनत लगी इसमें, -1 की पावर n+1 इंटू 2 इंटू 2n-t। नाउ g ऑफ x है क्या, 1 से लेके x ft dt, ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें, 1 से लेके x ft dt, और x कहाँ से कहाँ तक है इसमें, 1 से इनफाइनाइट, बट हमें कहाँ सॉल्यूशन देखने, 1 से 8 के बीच में ही देखने, 1 से 8 के बीच में ही देखने, x बिलोंग्स टू 1 से 8, 1 पर ओपन है और 8 पर क्लोज, 1 पर ओपन है और 8 पर क्लोज, ऐसा कुछ। तो अब इसको अपन 2-3 तरह से कर सकते हैं। एक काम करें, या तो अपन 1 से 8 में ये पूरा फंक्शन ही डिफाइन कर लें, तो फंक्शन डिफाइन करेंगे तो n=1 के लिए अलग होगा, 2 को अलग होगा, 3 को अलग होगा, इस टाइप से। या अपन चाहें तो कुछ और भी सोच सकते हैं, अपन ये भी तो सोच सकते हैं हमें किसके सॉल्यूशन चाहिए, x=0 के, मतलब हमें इस इंटीग्रल के 1 से x ft dt के बराबर 0, इस पे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं हम ये भी तो बोल सकते हैं, x की कितनी वैल्यू के लिए ये इंटीग्रल 0 हो रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले ft को थोड़ा सा सुधारते हैं n की वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग। अगर मैं n को 1 रख दूं, f ऑफ t, अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं, तो n की वैल्यू 1 रख दें तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1 1, तो t बराबर 1, तो n की वैल्यू 1 पर ये हमारा आ रहा है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 पर, n की वैल्यू 1 रख दें तो कितना बन जाएगा हमारा, 1 रखने पर ये बन जाएगा अपना एग्जैक्ट फंक्शन, t की वैल्यू बन जाएगी 1, सो ये बन जाएगा 2, कितना बन जाएगा 2, n की वैल्यू 1 रखें तो t 1 आ रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 1 इसमें रखूं, n की वैल्यू 1 इसमें रखूं तो क्या बन रहा है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, बेसिकली 1 से 3, तो 1 से 3, n की वैल्यू 1 रखें तो 1 से 3 बन रहा है t, तो इसमें हमारा फंक्शन क्या बन रहा है, n की वैल्यू 1 रखें इसमें, तो ये बन जाएगा अपना 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 - t, ऐसा कुछ। अपने को कहाँ तक जाना है, अपने को जाना है 8 तक, तो ऐसे ही चल के देखते हैं। तो t = 1, फिर t बराबर n बराबर 2 रखें, तो n बराबर 2 जब हम इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 2 4, 4 - 1 3, तो t बराबर 3 पर अगेन जब हमने 2 रखा है इधर, तो 2 + 1 3, -1 की पावर 3 माइनस, तो ये -2 आ जाएगा। तो जब उस पे t बराबर 3 पर देखें तो ये आ जाएगा -2, फिर t यहाँ पर अपन चलें n की वैल्यू 2 रखें, सो ये हो जाएगा 2 2 4 -1 3, 3 से 5, तो t हो जाएगा 3 से 5, तो 3 से 5 में अपना फंक्शन बन जाएगा, n की वैल्यू 2 रख दें, सो ये हो गया 2 × 2 4, 4 - t × 2 और -1
ऐसा कुछ, राइट। फिर ऐसे ही t की वैल्यू 5, n की वैल्यू 3 रखें तो t हो जाएगा 5, तो n बराबर 5, n की वैल्यू अगर अपन 3 रखें यहाँ पर, n की वैल्यू 3, सो 3 2 6, 6 - 1, t बराबर 5, तो 3 रखें तो 3 + 1 4, पॉजिटिव आ गया फिर से, तो ये बन गया अपना, यहाँ पर तो 2 ही बना, और 5 से 7 में, 5 से 7 में कितना बन जाएगा, यहाँ पर रखते हैं n की वैल्यू 3, सो 3 2 6, 6 - t, और ये बन जाएगा 2। फिर ऐसे ही अपन थोड़ा सा आगे इसको कर लेते हैं, देन n की वैल्यू 4 रखें, तो n की वैल्यू 4 रखें तो ये बन जाएगा 4 2 8 - 1 7, तो ये बन जाएगा t बराबर 7 पर, t बराबर 7 पर n की वैल्यू 4 रखी हमने तो 4 + 1 5, सो ये -2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना -2। फिर 7 से अपने को कहां तक जाना है, 8 तक को ही जाना है, वैसे 9 तक बनेगा ये, बट अपने को कहां तक जाना है, 8 तक, तो ये बन जाएगा n बराबर 4 रखने पर 4 2 8, 8 - t इंटू माइनस, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है ft। अब अपने को बेसिकली क्या करना है, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर तो वैल्यू ये है, 1 से 3 में नेगेटिव स्लोप वाली लाइन बन रही है, फिर 3 पर एक वैल्यू है, मतलब बेसिकली ये पॉइंट है, फिर इंटरवल, फिर पॉइंट, फिर इंटरवल, फिर यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव स्लोप आ रही है। अपन एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाने से पहले या इसका इंटीग्रेशन चेक करने से पहले अपन इसका जस्ट ये देख लेते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं। t बराबर 1 पर वैल्यू है 2, अगर मैं t1 इधर रखूं तो कितना आ रहा है, 2 - 1 1 1 इंटू 2 2, बिल्कुल सही आ रहा है। फिर t बराबर 3 पर -2 है, t बराबर 3 इधर रखें तो -2 आ रहा है, तो ये बेसिकली कंटिन्यूअस है, और इधर स्लोप नेगेटिव है, इधर स्लोप पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसका पूरा ग्राफ देखूं 1 से लेके 8 में, तो ये रहा 1, 1 पर वैल्यू है 2, फिर 1 से 3 में ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन बनेगी, ऐसे ही कुछ, कब तक, 3 तक, फिर 3 पर वैल्यू है -2, ये मैक्सिमम 2 जा रहा है और मिनिमम -2, फिर 3 से 5 में पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन बनेगी, ऐसे ही कुछ, दिस इज 5, फिर 5 से 7 में अगेन नेगेटिव वाली लाइन बनेगी, एंड 7 से हमें पूरा 9 नहीं जाना है, हमें कहां तक जाना है, सिर्फ 8 तक जाना। तो यहाँ पर देखें, ये कुछ पॉजिटिव एरिया आएगा, ये कुछ नेगेटिव एरिया आएगा, अगर मैं सिर्फ इतना ही पार्ट लेता, अगर मैं x की वैल्यू 3 तक ही जाता सिर्फ, तो क्या होता, ये देखो यहाँ पर इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिव 0 हो जाता, तो x की एक पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती, 3, जिस पर वो पूरा इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो x की एक पॉसिबल वैल्यू आ रही 3। सिमिलरली मैं ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव देखूं तो यहाँ से भी एक पॉसिबिलिटी मिल सकती है 5। सिमिलरली यहाँ पर मैं देखूं ये वाली वैल्यू 7, तो 7 भी मिल सकता है। अब हमें आगे भी मिलता, बट हम इसके आगे जा ही नहीं रहे, तो हमें यहाँ पर सिर्फ कितनी वैल्यू मिल रही है, 3। तो इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं, इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं, दैट इज 3। इसी को हमने अल्फा बोला है क्वेश्चन में इसको अल्फा बोला है। और बीटा भी कुछ है, बीटा तो क्या बोल रहा है, 1+ पे लिमिट चाहिए, तो 1+ पे हमें फंक्शन तो पता ही है, 1+ पे हमें फंक्शन तो पता ही है, ये वाला फंक्शन होगा, और यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, लेबनिट्स लगा देंगे 1+ पर। 1+ पर देखें, सबसे पहले तो ये देखें, बीटा है अपना, यहीं पे कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1+ gx मतलब, और अपॉन में x-1, तो ये तो 0 की तरफ जा रहा है, और gx क्या है, ft dt, और 1+ पे कौन सा फंक्शन लेना है हमें, 2 × 2 - t dt, तो ये अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेके x 2 × 2 - t dt होल डिवाइडेड बाय अपना क्या है, x-1, लिमिट x टेंडिंग टू 1। तो यहाँ पर न्यूटन एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो ऊपर लग जाएगा न्यूटन्स और नीचे हो जाएगा 1, तो यहाँ से इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2। तो बीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है 2, तो अपने को आंसर में देना है अल्फा प्लस बीटा, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो बन जाएगा अल्फा 3 आ गया अपना, और बीटा 2 आ गया, तो यहाँ से आंसर बन गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को अपन अच्छा बोल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, अगर अपन ग्राफ से नहीं जाएं तो और ज्यादा एक्सप्रेशन बन जाएंगे, 1 से 3 में अलग बनाना पड़ेगा, 3 से 5 में अलग, 5 से 7 में अलग, फिर उनमें सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, तो वो और ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अपन ग्राफिकली जा रहे हैं तो थोड़ा सा कम लग रहा है, तो फाइनल आंसर इज 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कॉम्प्रहेंशन है जिसमें दो पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तो कॉम्प्रहेंशन समझते हैं क्या कह रहा है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर अपने को एक सेट दिया है एस जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 6 तक। एक सेट एस है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 6 तक, और एक्स एक सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर। रिलेशन डिफाइन करना है हमें एस टू एस में, एस टू एस में रिलेशन डिफाइन करना है दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो आर में क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 6 एलिमेंट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, कि दूसरी कंडीशन कह रहा है फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ टू नंबर्स जो भी ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं उनका डिफरेंस 2 या 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और अपन डिफाइन कहां से कहां तक कर रहे हैं, एस से एस में। तो अपने पास यही अकेला सेट है, यहां से अपन डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर मैं एक ही वैल्यू 1 ले लूं तो बी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक ही वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो बी हमें ऐसा रखना है सच दैट डिफरेंस जो है वो 2 या 2 से ज्यादा हो। और एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 रख नहीं सकते हम, 2 रख सकते हैं क्या, 1 माइनस 2 ये भी नहीं रख सकते। तो अपन क्या रख सकते हैं, 3 4 5 6। इनका इससे जब भी डिफरेंस लेंगे तो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं ए को 2 रखूं तो बी को अपन क्या रख सकते हैं, 4 5 6। ए को अगर मैं 3 लूं तो ए को 3 लूं तो 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, पीछे चलें तो 1 भी रख सकते हैं। 3 माइनस 1 2, 2 के बराबर आ जाएगा। 4 रखें तो 1 2 और 6। 5 रखें तो 5 में हो जाएगा 1 2 3। एंड अगर मैं ए को 6 रखूं, ए को 6 रखें तो वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4। तो फॉर ईच ए अपने पास बी की कितनी पॉसिबल वैल्यू आ रही है, ये अपन टोटल केसेस काउंट कर लें तो टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, इसके 4 बन रहे हैं, इसके 3 बन रहे हैं, इसके 3 बन रहे हैं, इसके 3 के 3 और इसके 4। तो टोटल पॉसिबिलिटीज जो बन रही है दैट इज 20 बन रहे हैं। और हमें क्या करना है, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि a माइनस बी 20 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में बन सकता है सच दैट उसका डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो। अब उसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 6 एलिमेंट्स होने चाहिए एग्जैक्टली। तो अपन एक काम करते हैं, हर एक रिलेशन बनाने के लिए इन 20 ऑर्डर्ड पेयर में से कितने सिलेक्ट कर लें, 6। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 20C6। यही क्वेश्चन ने बोला है शायद कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स, एक्स जो सेट है इन रिलेशंस का वो क्या है MC6। तो अपन M का आंसर कितना दे सकते हैं, M का आंसर अपन डायरेक्ट दे सकते हैं 20। M का आंसर अपन डायरेक्ट दे सकते हैं 20। इसी पर बेस एक और क्वेश्चन है जो कि अपन देखते हैं। अब यहाँ पर y की बात कर रहा है और z कुछ और अपन ने डिफाइन किए रिलेशन उनकी बात कर रहा है। तो एक सेट S डिफाइंड है y जो कि हमें क्या बोल रहा है, रिलेशन है बिलोंग्स टू सेट x है such that range of R has exactly one element। तो पहले हम R की y की बात कर लेते हैं फिर Z पर आते हैं। तो y में ऐसे एलिमेंट्स आने चाहिए या इस रिलेशन के ऐसे वाले रिलेशन आने चाहिए जिनमें क्या होना चाहिए, जिनमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट आना चाहिए रेंज में। अब रेंज में एग्जैक्टली वन एलिमेंट आना चाहिए और वो x में भी है। अगर मैं कोई एक एलिमेंट मान लेता हूं कि 6, अगर मैं एलिमेंट मान लेता हूं 6 रेंज में आ रहा, अगर मैं मान लूं कि रेंज में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, रेंज कंटेन्स एलिमेंट 6। तो 6 आ रहा है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं x से, देखें अपन 6 कहां कहां पर आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब 1 2 3 और 4। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, एक तो बन सकता है 1 6 2 6 3 6 4 6, बस यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट ये जो y सेट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, x को। और x में मिनिमम कितने एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स थे, 6। अब यहाँ पर तो 6 एलिमेंट्स का कोई सेट ही नहीं बन पा रहा है। अगर सेट नहीं बन पा रहा है मतलब ऐसे कोई हमें y एलिमेंट नंबर ऑफ y मिलेंगे ही नहीं, या फिर y सेट में कोई भी ऐसा सेट नहीं मिलेगा जिसमें एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स भी आए और रेंज में एग्जैक्टली क्या आए, 1 एलिमेंट आए। रेंज में अगर 1 आ रहा है तो मैक्सिमम 4 ही बन सकते हैं। कुछ केसेस में अगर अपन देखें तो 3 भी बन रहे हैं, जैसे अपन 5 ले लें तो 5 कितने बार आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसके करेस्पॉन्डिंग 1 5 2 5 और 3 5, तो 3 ही ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, 6 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अपन
ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन सेट वाई, ये अपन कितना बोल देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई 0। ना ये तो 0 हो गया अपना। अब अपने से क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जेड। जेड सेट है अपने पास, फंक्शन होना चाहिए, जो भी रिलेशन है अपना एक्स सेट में जितने भी रिलेशन है वो क्या होने चाहिए, फंक्शन होने चाहिए। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि हर सेट ए के सारे एलिमेंट्स मैप हो और यूनिकली मैप हो। तो यहाँ पर अपने पास कितने एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स अगर अपन देखें तो 6 हैं, और इनके पास कितने कितने ऑप्शन है, इसके पास 4 है, इनके पास 3 3 3 और लास्ट में भी 4, मतलब एक्सट्रीम में 4 है और बाकी में 3 3। तो अपन एक काम करते हैं, हर एक से क्या कर लें, एक एक एलिमेंट क्या कर लें, सिलेक्ट। तो 4 में से एक, 3 में से एक, 3 में से एक, 3 में से एक, और लास्ट में फिर अगेन 4 में से एक। तो ये अपना बन रहा है कितना, 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, और ये हमसे कह रहा है के स्क्वायर के बराबर है। तो बेसिकली एन ऑफ जेड की यही वैल्यू आ रही है जो कि के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर अपन होल स्क्वायर बनाए, तो एक ये वाला ले लें नंबर और एक ये पूरा ले लें। सो ये हो गया 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 का स्क्वायर लिखा है बेसिकली। तो k की वैल्यू आ गई अपने को, मॉड्यूलस k देना है, मैग्नीट्यूड आंसर देना है, तो 36। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज 36। के मैग्नीट्यूड ऑफ k प्लस माइनस भी आ सकता है, लेकिन अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, फिर भी सेफ्टी के लिए उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 36। ठीक, तो ये भी पैराग्राफ जो था कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, थोड़ा सा हमें सोचना था कि चीजें कहां पर जा रही हैं। पहला तो फिर भी आसान था, दूसरे में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये कॉम्प्रहेंशन नंबर 2 है। कॉम्प्रहेंशन अगेन डेफिनेट इंटीग्रल पर है। हमसे बोला है f एक फंक्शन है जो कि 0 से π/2 लेके 0 से 1 तक डिफाइंड है, और यहाँ पर हमसे बोला है f(x) जो है वो sin स्क्वायर x है, f(x) जो है sin स्क्वायर x है, और gx जो हमसे बोला है ये फंक्शन है। स्क्वायर रूट में देखिए थोड़ा सा डर लग रहा है, बट डरने की जरूरत नहीं है, रूट ओवर a² - x² का इंटीग्रेशन बनेगा। देन द वैल्यू ऑफ, इसकी हमसे वैल्यू पूछिए। इन दोनों को हम एक काम करते हैं, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। तो I1 अलग कर लेते हैं, I2 अलग कर लेते हैं। सो I1 देखते हैं सबसे पहले। तो I1 है 2 0 से π/2 f(x) इंटू gx dx को लिख के देखें अगर अपन, तो ये बन गया I1 2 f(x) से अपने पास sin स्क्वायर x और gx से अपने पास ये, इसको अगर अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की, तो ये बन जाएगा π/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर एक्स के साथ यही एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ, π/4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 का होल स्क्वायर। अब जब हम यहाँ पर 0 से π/2 लिमिट है, अब अपनी सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी कौन सी होती है डेफिनेट में, किंग। तो अगर मैं किंग लगाऊंगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x और ये बन जाएगा बिल्कुल सेम बन जाएगा। तो I1 पर अगर मैं किंग लगाऊं तो 2 टाइम्स 0 से π/2 cos स्क्वायर x स्क्वायर रूट ऑफ, ये टर्म तो बिल्कुल सेम रहने वाली, माइनस x माइनस π/4 का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दें, तो यहाँ पर बन गया 2I1 हो गया, 2 तो पहले से ही बाहर है, 0 से π/2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, सिर्फ यही बचा। अब ये इंटीग्रेशन देखने में हमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, रूट ओवर a² माइनस x², ऐसा कुछ लग रहा है, बट इसको भी अपन चाहें तो एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, अपन जब इस टाइप के प्रॉब्लम करते हैं तो वहां पर अपन क्या करते हैं, इसको सर्कल बना लेते हैं। क्या बना लें, जैसे ये अगर एक्सप्रेशन साइड में देखें, सर्कल, ये एक्सप्रेशन को y मान लेते हैं, π/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करें तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू π/4 का होल स्क्वायर। तो ये तो सर्कल बन गया। तो बेसिकली हमसे सर्कल का एरिया ही पूछ रहा है, उसमें भी कितना पूछ रहा है ये देखते हैं। पहली बात तो ये पूरा सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, पॉजिटिव ब्रांच है तो सेमी सर्कल है, और उसमें भी 0 से π/2 से फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है π/4।
यहाँ पर अपन आंसर इसका डायरेक्ट दे सकते हैं I1 का, ये होगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया अपना पाई क्यूब बाय 64, पाई क्यूब बाय 64। ये अपन ने कैसे दिया, ये सर्कल बना, उसमें पॉजिटिव ब्रांच है मतलब सेमी सर्कल, पॉजिटिव ब्रांच है मतलब सेमी सर्कल, ऐसा कुछ। इसमें भी अपने को ये वाला पार्ट नहीं लेना है, सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है। तो ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो वहां से अपन ने आंसर दे दिया पाई क्यूब बाय 64। तो ये हो गया I1। अब I2 की तरफ चलते हैं। तो I2 क्या है, I2 है 0 से पाई बाई 2 gx अपना फंक्शन है पाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा ही कुछ फंक्शन है gx अपना पाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो बिल्कुल सेम बन गया जो अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं। ये लिमिट अपनी 0 से पाई बाई 2 है, लिमिट अपनी 0 से पाई बाई 2, बिल्कुल सेम ही आंसर आना है इसका भी। तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा, दैट इज पाई क्यूब बाय, कितना आंसर आया था अपना I1 का, पाई क्यूब बाय 64, पाई क्यूब बाय 64। तो I1 माइनस I2 दोनों बिल्कुल सेम ही बन गए। तो आंसर अपना इस क्वेश्चन का हो गया। अगर अपन ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट नहीं भी लगा पा रहे हैं तो अपन इसको रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अपने को आता है। उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया अपना 0, फाइनल आंसर इज 0। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था डेफिनेट पर, और उसमें किंग लगानी थी। ये अपना इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें फिर अगेन हमसे पूछा है कि 16 बाई पाई क्यूब इन 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो 16 बाई पाई क्यूब, अभी हमने इसको सॉल्व किया है, देखें एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू 2, इसको हमने सॉल्व अभी किया था। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो अपने पास आया था ऐसा कुछ। तो ये अपन यूज कर लेते हैं, फिर से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी अपने को। तो अपने पास एक वैल्यू आई थी I1 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 16 में कैलकुलेट किया था। ये आया था पाई क्यूब अपॉन 64, ये वाली वैल्यू आई थी। तो एक काम करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये अपना बन गया 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू पाई क्यूब बाय 128। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें किसकी चाहिए 16 इंटू पाई क्यूब की। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू पाई क्यूब से। तो 16 अपॉन पाई क्यूब 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स बराबर, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें सो पाई क्यूब अपॉन 128 इंटू 16, और ये कितना था पाई क्यूब बाई 64 128। तो यहाँ से अपना आंसर बन गया इसका 16 अपॉन पाई क्यूब। तो ये पाई क्यूब और पाई क्यूब कैंसिल हो गए, तो यहाँ से ये बन गया 16 अपॉन 128। तो ये बन गया कितना हो गया 16 6 96 7 1/8। ये आंसर अपना बन रहा है इसका। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं अपन। यहाँ पर अपना एक 2 का फैक्टर भी था, ये 2 भी आ रहा था साथ में, ये 2 भी आ रहा था, तो अपन ने इससे इसको डिवाइड कर दिया। या अपन चाहे तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 अपॉन पाई क्यूब है, 16 अपॉन पाई क्यूब है, इसको इंटीग्रेशन में आई मान लें इसको। 16 अपॉन पाई क्यूब इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स है अपने पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू जी एक्स है अपने पास पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन किंग प्रॉपर्टी लगाएं, किंग प्रॉपर्टी लगाएं तो आई हो जाएगा 16 अपॉन पाई क्यूब 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू अपन ने पिछले एक्सप्रेशन में देखी थी, सेम रहने वाली है। तो ये हो जाएगा पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अपन दोनों को ऐड कर दें तो 2i हो जाएगा, इधर हो जाएगा 16 अपॉन पाई क्यूब 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। और इस एक्सप्रेशन को जैसा अपन ने पहले लिखा था वैसा ही लिख देते हैं, पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर था x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो ये 2 से कैंसिल कर दें यहाँ पर, सो i हो गया 8 अपॉन पाई क्यूब, 8 अपॉन पाई क्यूब। और इसका अपने को अब
एरिया निकालना है तो इसका एरिया आ जाएगा अपना 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा पाई/4 का होल क्यूब। तो ये हो गया अपना 8/π³ इंटू ये हो गया π³/64 तो 1/8 1/8 अपना इसका बन रहा है। अपने को आंसर में क्या देना है इसमें आंसर में अपने को देना है इसका इंटीग्रल। तो ये अपना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार तो ये अपन क्वेश्चन कर रहे थे, अपना आंसर इसका बन रहा है। यहाँ पर अपन ये ले रहे हैं ये इसका अगर अपन सर्कल देखें ये वाला सर्कल बनेगा अपना y इज इक्वल्स टू π/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर रूट को स्क्वायरिंग करें तो ये x माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू π/4 का होल स्क्वायर। तो ये सेंटर अपना π/4, 0 आ रहा है। तो अपना ऐसा सर्कल बनेगा पॉजिटिव में हाफ पूरा सर्कल जाएगा, 1/4 नहीं जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने शायद 1/4 लिया था, यहाँ पर हाफ सेमी मतलब सेमी सर्कल बनेगा, पूरा बन जाएगा क्योंकि सेंटर π/4, 0 है तो यहाँ तक जाएगा। तो ये अपना इसका अपन कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32 सो ये अपना कैंसिल हो जाएगा 1/4। सो यहाँ से अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.25। अपन जो पिछला क्वेश्चन भी करे थे उसमें भी अपन सेमी सर्कल लेंगे बट वहां पर आंसर पे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जो वैल्यूज हैं वो क्या आ रही थी सेम। तो ओवरऑल आंसर उसका 0 ही आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। इसका जो आंसर आएगा फाइनल सेमी सर्कल लेंगे अपन क्योंकि सेंटर 0,π/4, 0 है। तो ये आंसर हो जाएगा अपना 0.25 राइट। तो ओवरऑल अपना पेपर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा है। अगर अपन बात करें 7 to 8 क्वेश्चन जो रहे हैं वो ड्यूएबल रहे, 10 तक अपन कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन में था थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग था, तो इसमें कट ऑफ में बोलूंगा सर आप बताना चाहें थोड़ा सा बारे में क्या ख्याल है? थोड़ा सा मुझे लगता है हाई जाएगा कट ऑफ इस बार, पेपर मॉडरेट ही रहा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, शायद इंटीजर टाइप में भी नहीं है नेगेटिव मार्किंग, कॉम्प्रेंशन में भी शायद नेगेटिव नहीं है। तो वो भी एक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बच्चों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जो नॉर्मल कट ऑफ है ना उससे जो लास्ट ईयर वाली कट ऑफ है उससे तो एक्स्ट्रा मान के ही चलो। आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो 2017 वाले पेपर, उसमें भी आईआईटी मद्रास 2000-2500 रैंक तक भी चाहिए तो कम से कम 8 to 10 क्वेश्चन हर एक पेपर में मैथ्स में भी बनाने थे, बिल्कुल बनाने वाले थे, तभी अपन अंडर 2000-2500। चलिए जो लोग अभी 12th में हैं पेपर को जरूर देखें, एनालिसिस जरूर देखें, पेपर में सॉल्यूशन जरूर देखें, लेवल के प्रॉब्लम आ रहे हैं और अच्छे से तैयारी करें। अगले साल भी अपन एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे ही पेपर आए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहे। थैंक यू एवरीवन।